ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है इसे समझने के लिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मान लो दो दोस्त हैं, राजू और श्याम। श्याम के पास 1 एकड़ जमीन है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है और श्याम अपनी उस जमीन को बेचना चाहता है। और राजू भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है जहाँ पर वो अपने पैसे इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सके। कुछ दिन बाद राजू को ये खबर मिलती है कि अगले 6 महीने में एक हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने वाली है और वो हाईवे श्याम के खेत के पास से होकर गुजरेगा। अब यहाँ पर अगर राजू श्याम से उसकी जमीन को खरीद ले और अगर ये खबर सच हो जाती है तो राजू को प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर ये खबर एक अफवाह निकलती है तो जमीन का तो रेट बढ़ेगा नहीं, तो राजू की इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा ही नहीं होगा क्योंकि रेट तो बढ़ेंगे ही नहीं। अब यहाँ पर राजू बेचारा अजीब दुविधा में फंस जाता है, लेकिन श्याम का पक्का है, उसने डिसीजन बना रखा है कि अगर कोई उसकी प्रॉपर्टी खरीदेगा तो वो अपनी उस जमीन को बेच देगा। अब वहीं अगर राजू की बात करें तो राजू को अपना पैसा इन्वेस्ट करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसे कोई प्रॉफिट ना हो। अब देखो यहाँ पर जमीन का रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये तो 6 महीने बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर राजू क्या करता है, एक सेफ रास्ता चूज करता है जिसमें दोनों का ही फायदा है और वो श्याम के सामने एक प्रपोजल रखता है और श्याम से कहता है कि भाई हम ऐसा करते हैं, हम अपने बीच में एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं जिससे हम दोनों को फायदा होगा। तो श्याम कहता है कि भाई ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है। राजू कहता है कि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तू अपनी ये 10 लाख रुपए की जमीन मुझे 6 महीने बाद सेम रेट पर ही बेचेगा। तो श्याम कहता है कि भाई इससे मेरे को क्या फायदा होगा, तू तो कह रहा था हम दोनों का ही फायदा होगा। यहाँ पर राजू श्याम से कहता है कि मैं तेरे को 1 लाख रुपए एडवांस दे देता हूँ, 6 महीने बाद चाहे मैं ये जमीन खरीदूं या ना खरीदूं मैं तुझसे ये 1 लाख रुपए वापस नहीं लूंगा। इस 1 लाख रुपए को तू एज अ एग्रीमेंट फी रख ले, अगर मैं 6 महीने बाद तेरी जमीन खरीदूंगा तो मैं तुझे अलग से 10 लाख रुपए दूंगा। अब यहाँ पर श्याम को थोड़ा फायदा लगता है और वो कहता है हाँ चलो फिर ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान दो क्योंकि राजू ने एडवांस 1 लाख रुपए दे दिए हैं एज अ एग्रीमेंट फी, तो वो अगर चाहे तो 6 महीने बाद उस जमीन को खरीद सकता है। अगर वो नहीं खरीदना चाहता तब भी कोई बात नहीं, लेकिन उसको 1 लाख रुपए वो वापस नहीं मिलेंगे। अब क्योंकि श्याम ने 1 लाख रुपए एडवांस ले लिया है एज अ एग्रीमेंट फी, तो उसे 6 महीने बाद अपनी वो प्रॉपर्टी उसी पुराने वाले रेट पे यानी कि 10 लाख रुपए में ही बेचनी पड़ेगी राजू को, क्योंकि उसने एग्रीमेंट साइन कर लिया था। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किसने स्मार्ट डिसीजन लिया है, राजू ने या श्याम ने? वैसे इसका जवाब देना अभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो ऐसा करते हैं सबसे पहले हम राजू के नजरिए से देखते हैं कि उसको क्या फायदा होगा। अब देखो राजू 1 लाख रुपए श्याम को एग्रीमेंट फी के तौर पे दे रहा है, जिसके बदले में अब श्याम को 6 महीने बाद अपनी वो जमीन राजू को ही बेचनी पड़ेगी अगर राजू खरीदना चाहे तो, और वो भी आज के रेट पर यानी कि 10 लाख रुपए में ही श्याम अपनी जमीन राजू को बेचेगा। मतलब यहाँ पर राजू ने बहुत ही स्मार्टली 6 महीने बाद की प्रॉपर्टी का रेट अभी करेंटली फिक्स कर दिया। मतलब कि 6 महीने बाद भले ही प्रॉपर्टी का रेट घटे या बढ़े, उसने जो आज प्राइस सेट किया यानी कि 10 लाख रुपए जो प्राइस सेट किया उसी रेट पे वो उसे खरीदेगा, चाहे प्रॉपर्टी का रेट कुछ भी हो, क्योंकि उसने वो 1 लाख रुपए एडिशनल एग्रीमेंट फी दी है श्याम को। एक तरह से उसका 1 लाख रुपए टोकन की तरह काम करेगा। और सबसे बड़ी बात इस एग्रीमेंट में ये थी कि अगर राजू चाहे तो वो 6 महीने बाद ये प्रॉपर्टी खरीदने से मना कर सकता है, लेकिन बस उसके वो 1 लाख रुपए से वापस नहीं मिलेंगे। जबकि श्याम उसे 6 महीने बाद ये प्रॉपर्टी बेचने से मना नहीं कर सकता और उसे वो प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में ही राजू को बेचनी पड़ेगी। अब मान लो 6 महीने बीत जाते हैं और अब हम देखते हैं कि आखिर होता क्या है। अगर ये हाईवे प्रोजेक्ट की न्यूज सच साबित होती है और गवर्नमेंट इसे अप्रूवल दे देती है तो वहाँ की प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा और ये 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए की हो जाएगी। और अगर ये खबर एक अफवाह साबित होती है तो लोग पैनिक होकर उस जमीन को बेचने लग जाएंगे और प्रॉपर्टी का रेट नीचे गिर सकता है। मान लो 10 लाख की प्रॉपर्टी 7 लाख की हो गई। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना हो, प्रॉपर्टी का रेट जितना था उतना ही रहे, यानी कि 10 लाख रुपए ही रहे। अब अगर वापस राजू के नजरिए से देखें तो प्रॉपर्टी का रेट या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है या तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ना हो। अब अगर प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाता है तो क्योंकि राजू ने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है श्याम के साथ, तो श्याम से वो उस जमीन को 10 लाख रुपए में खरीद लेगा। और क्योंकि मार्केट में उस 10 लाख रुपए की जमीन का रेट बढ़ गया है, वो 20 लाख की जमीन हो गई है, तो यानी कि वो 10 लाख रुपए की जमीन को श्याम से खरीद कर मार्केट में 20 लाख रुपए में बेच सकता है। और क्योंकि श्याम ने 1 लाख रुपए एडवांस में लेकर उसके साथ एग्रीमेंट साइन कर दिया था, इसलिए श्याम को वो जमीन राजू को बेचनी ही पड़ेगी, वो उसे बाद में मना नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो राजू ने 10 लाख रुपए की जमीन खरीदी, 1 लाख रुपए उसने एग्रीमेंट फी दी जो कि नॉन रिफंडेबल थी, तो यहाँ पर उसका टोटल जो खर्चा आया वो 11 लाख रुपए आया। और अगर अभी उस 10 लाख रुपए की जमीन की कीमत 20 लाख रुपए हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि 11 लाख रुपए उसकी टोटल कॉस्ट आई और 20 लाख रुपए की अगर वो बेचता है तो उसको 9 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसने शुरुआत में जो 1 लाख रुपए का रिस्क लिया था उसके बदले उसे 9 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 9 गुना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसे। अब आपको लग रहा हो बेचारे श्याम का तो कट गया, ऑब्वियसली इस सिचुएशन में तो उसका कट रहा है, लेकिन आगे आपको समझ आएगा कि श्याम को भी कुछ नुकसान नहीं हुआ।
अब दूसरा केस मान के चलते हैं कि ये एक अफवाह थी और प्रॉपर्टी का रेट बढ़ने की जगह घट गया, यानी कि 10 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी थी वो 7 लाख रुपए की हो गई। अब क्योंकि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 6 महीने बाद का प्रॉपर्टी का रेट पहले ही फिक्स हो गया था 10 लाख रुपए, तो फिर अगर राजू श्याम से वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो उसे 10 लाख रुपए में वो प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। ऊपर से उसके वो 1 लाख रुपए एडिशनल जो उसने एग्रीमेंट फी दी थी, यानी कि टोटल उसे वो जमीन खरीदने के लिए 11 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जबकि अभी अफवाह फैलने की वजह से वो मार्केट में उस जमीन की कीमत 7 लाख रुपए हो गई है। मतलब कि वो 11 लाख रुपए लगाकर 7 लाख की कीमत वाली जमीन खरीद रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि ऐसा करना तो बेवकूफ़ी होगी, सस्ती जमीन को महंगे में खरीदना। तो यहाँ पर क्योंकि उसने एग्रीमेंट साइन किया था तो राजू के पास ये हक है कि वो बाद में वो प्रॉपर्टी खरीदने से मना कर सकता है। यहाँ पर राजू श्याम से कहते हैं कि भाई मेरे को तेरी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी। हालांकि 1 लाख रुपए जो राजू ने एग्रीमेंट फी दी थी वो उसके लिए नुकसान हो जाएगा और वो 1 लाख रुपए श्याम के हो जाएंगे। अब देखो आपको धीरे धीरे आगे सब कुछ क्लियर होता जाएगा। अब जैसे हम तीसरा केस मान के चलते हैं कि कुछ भी नहीं होता, मान लो प्रॉपर्टी का रेट जितना था उतना ही रहता है, 10 लाख रुपए पे ही टिका रहता है। अब इस केस में राजू क्या करेगा? ऑब्वियसली वो इस जमीन को नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा वो हम मैथमेटिकली देख लेते हैं। उस जमीन की कीमत देखो 10 लाख रुपए थी, एग्रीमेंट फी 1 लाख रुपए की थी, यानी कि जो टोटल कॉस्ट है वो 11 लाख रुपए की हो गई। अभी मार्केट में उस जमीन की कीमत कितनी है? 10 लाख रुपए। अब यहाँ पर देखो 11 लाख रुपए लगाकर 10 लाख रुपए की कीमत वाली प्रॉपर्टी खरीदने का कोई फायदा नहीं है। फालतू में अपने पैसे फंसाने की जगह इससे अच्छा यही है कि वो उस जमीन को खरीदे ही ना। अब यहाँ पर होगा क्या कि राजू के जो 1 लाख रुपए एग्रीमेंट फी थी वो उसको बस वही नुकसान होगा और वो 1 लाख रुपए श्याम की जेब में चले जाएंगे। अब मेरे को उम्मीद है कि आपको मैथमेटिकली जो तीनों केसेस थे वो समझ आ गए होंगे। अच्छा, अब आपके दिमाग में ना सवाल आ रहा होगा कि श्याम इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? मतलब अगर मान लो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाता है तो उसे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब देखो जरा इसके बारे में सोचो। यहाँ पे 3 सिचुएशन मैंने आपको बताई, जिसमें से 2 सिचुएशंस में श्याम को फायदा हो रहा है। अगर प्रॉपर्टी का रेट घटता है तब भी श्याम को फायदा होगा, अगर प्रॉपर्टी का रेट उतना ही रहता है तब भी श्याम को फायदा हो रहा है। वो 1 लाख रुपए जो एग्रीमेंट फी थी वो श्याम को मिल रहे हैं, यानी कि देखो श्याम के फायदा होने के चांसेस 66.6% है। जबकि बेशक राजू को ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है लेकिन उसके प्रॉफिट होने के चांसेस सिर्फ 33.3% है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इस एग्रीमेंट से दोनों का ही फायदा होगा। अब चलो इस एग्जाम्पल को हम शेयर मार्केट से जोड़ के देखते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों लोग जो अपने बीच में एग्रीमेंट कर रहे हैं ना, इसको हम शेयर मार्केट में कहेंगे डेरिवेटिव। और जिस तरह का इन्होंने ये एग्रीमेंट अपने बीच में किया है, इस तरह के एग्रीमेंट को हम कहते हैं ऑप्शन एग्रीमेंट। अब क्योंकि श्याम ने राजू से एडवांस में पैसे ले लिए थे तो यहाँ पर श्याम एक एग्रीमेंट सेलर है और राजू एक एग्रीमेंट बायर है, क्योंकि वो श्याम को पैसे दे रहा है उस एग्रीमेंट के बदले। मतलब हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि राजू एक ऑप्शन बायर है और श्याम एक ऑप्शन सेलर है। और ये जो 1 लाख रुपए एग्रीमेंट फी राजू ने श्याम को दी थी, इस 1 लाख रुपए को हम शेयर मार्केट की भाषा में प्रीमियम अमाउंट कहेंगे, जो कि राजू यानी कि ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर को पे कर रहा है। तो साफ साफ मतलब ये है कि जो ऑप्शन बायर होता है उसके पास हमेशा ये राइट रहता है कि वो उस चीज को बाद में खरीदे या ना खरीदे, क्योंकि उसने वो प्रीमियम अमाउंट पे किया है ऑप्शन सेलर को। अब आपको जल्दी से एक बार ये सारा सीन फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली समझ आ जाए। तो देखो, जो आदमी इस एग्रीमेंट के बदले पैसे देता है उसे हम ऑप्शन बायर कहते हैं। जो आदमी वो पैसे लेकर ये कहता है कि हाँ चलो मैं आपकी ज़मीन दे दूंगा या ये चीज़ दे दूंगा, उसे हम ऑप्शन सेलर कहते हैं। और ये जो पैसा इन्होंने एडवांस में दिया है उसे हम प्रीमियम अमाउंट कहते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट आपको ऑप्शन ट्रेडिंग समझने में बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो राजू और श्याम का ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इससे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक लेकिन बहुत ही ज़रूरी 3 कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल गया होगा। पहला, ऑप्शन बायर कौन होता है, ऑप्शन सेलर कौन होता है और प्रीमियम प्राइस क्या होता है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ट्रेडिंग 2 तरह की होती है, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के दोनों के ही बायर और सेलर हो सकते हो। अब इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम कॉल ऑप्शन को समझते हैं। ठीक है, मान लो एक कार बनाने वाली कंपनी है जिसका अभी करेंटली मार्केट में जो शेयर प्राइस चल रहा है वो है 100 रुपये। अब ये कंपनी अगले महीने अपनी एक नई गाड़ी लॉन्च करने वाली है। अगर वो गाड़ी लोगों को पसंद आती है तो जाहिर सी बात है इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा 1 महीने बाद। तो मैं यहाँ पर आपसे कहता हूँ कि आप मेरे को बस 5 रुपये का प्रीमियम अमाउंट पे करो। 1 महीने बाद चाहे इस कंपनी का शेयर प्राइस घटे या बढ़े, मैं आपको अपनी कंपनी का शेयर 100 रुपये में ही बेच दूंगा। मतलब एक तरह से मैं आपसे 5 रुपये प्रीमियम अमाउंट ले रहा हूँ और मैं आपको ये राइट दे रहा हूँ, आपको हक दे रहा हूँ कि आप 1 महीने बाद आपकी मर्जी करे तो 100 रुपये में से शेयर खरीद लेना, ना करे तो मत खरीदना। ठीक है, अब आप यहाँ पर मेरे को 5 रुपये प्रीमियम दे देते हो। अब देखो ये जो प्रीमियम अमाउंट आप मेरे को दोगे वो एक तरह से टोकन का काम कर रहा है। अब 1 महीने बाद मान लो ये कंपनी अपनी गाड़ी लॉन्च कर देती है और ये गाड़ी लोगों को बहुत पसंद आती है, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर मान लो कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपये से 120 रुपये पर पहुँच गया।
अब क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ गया है तो आपका फायदा होगा। जैसे प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ गया था तो खरीदने में फायदा था, उसी तरह शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो खरीदने में फायदा है। अब इस सिचुएशन में आप कहोगे कि भाई तुमने मेरे से 5 रुपए प्रीमियम लिए थे और मुझे ये शेयर 100 रुपए में बेचने का वादा किया था, तो मैं तुम्हें ये 100 रुपए में शेयर दे दूंगा। 100 रुपए का ये शेयर प्लस 5 रुपए जो आपने मेरे को प्रीमियम अमाउंट पे किया था, आपकी टोटल कॉस्ट होगी 105 रुपए। और अभी मार्केट में वो शेयर 120 रुपए का है, तो आपकी टोटल कॉस्ट आई 105 रुपए और आप उसे बेचोगे मार्केट में 120 रुपए में, तो आपको फायदा होगा 15 रुपए का। तो इस केस में तो आपको फायदा हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बायर आप थे जिन्होंने मेरे को प्रीमियम अमाउंट पे किया और ऑप्शन सेलर मैं था। ऑप्शन बायर को प्रॉफिट हुआ 15 रुपए का और ऑप्शन सेलर को लॉस हुआ 15 रुपए का। अब देखो इसी तरह मान लो अगर कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने की जगह गिर जाता, मान लो ये जो कार बनाने वाली कंपनी है इसका मॉडल लोगों को पसंद नहीं है, उसमें कोई कमी निकल गई जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस गिरने लग रहा है। ठीक है, 100 रुपए से मान लो उस कंपनी का शेयर प्राइस 90 रुपए पे आ गया, तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप मेरे से ये शेयर खरीदोगे? ऑब्वियसली नहीं खरीदोगे, क्योंकि देखो ये शेयर तो मैं आपको 100 रुपए में ही दूंगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इस कंपनी का शेयर आपको 100 रुपए में ही बेचूंगा, चाहे कुछ भी हो, घटे या बढ़े। तो 100 रुपए वो प्लस 5 रुपए जो आपने मेरे को प्रीमियम अमाउंट पे किया, आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 105 रुपए, जबकि अभी मार्केट में उसकी वैल्यू है 90 रुपए। तो 90 रुपए की वैल्यू के शेयर खरीदने के लिए 105 रुपए खर्च करना समझदारी नहीं है। अब खामखा अपना 15 रुपए का लॉस कराने से अच्छा सिर्फ 5 रुपए का जो टोकन अमाउंट यानी कि जो आपने प्रीमियम अमाउंट पे किया था, आपको सिर्फ उसी का लॉस होगा। और अगर कंपनी का शेयर प्राइस ना ही घटता है ना ही बढ़ता है, जितना था उतने पे ही टिका रहता है, यानी कि 100 रुपए था 100 रुपए पे टिका रहता है, तो इस सिचुएशन में भी आप मेरे से शेयर नहीं खरीदोगे, क्योंकि 105 रुपए का शेयर आपको पड़ जाएगा और जिसकी वैल्यू मार्केट में 100 रुपए ही रहेगी, तो टोटल आपको 5 रुपए का तब भी लॉस होगा। तो इन दोनों केस में देखो जो ऑप्शन बायर है उसको 5 रुपए का लॉस होगा और ऑप्शन सेलर को ये 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि ऑप्शन बायर और सेलर को प्रॉफिट कैसे होता है। तो मैंने आपको कॉल ऑप्शन की बता दिया, अब बात आती है पुट ऑप्शन की। देखो कॉल ऑप्शन में क्या होता है, आपके पास ना राइट होता है कि आप एक्सपायरी डेट पर उस कंपनी के शेयर खरीदो या मत खरीदो, मतलब आपकी मर्जी रहती है एक तरह से। अब पुट ऑप्शन में भी ना बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन बस थोड़ा उल्टा हो जाता है। पुट ऑप्शन में आपको शेयर बेचने के ऊपर राइट मिलता है, आपकी मर्जी रहती है कि आप एक्सपायरी डेट पर कंपनी के शेयर बेचो या मत बेचो, मतलब आपकी एक तरह से मर्जी है। तो मतलब कॉल ऑप्शन में बायर के पास राइट रहता है कि वो शेयर खरीदे या ना खरीदे, और पुट ऑप्शन में सेलर के पास राइट रहता है कि वो शेयर बेचे या ना बेचे। अब देखो सवाल ये उठता है कि आखिर इस पुट ऑप्शन का यूज कब होता है, आखिर पुट ऑप्शन कब लेना चाहिए। तो देखो पुट ऑप्शन आप जब लोगे जब आपको लगे कि कंपनी के शेयर नीचे गिरेंगे। अब मान लो कोई एक कंपनी है और आपको ऐसा लग रहा है कि उस कंपनी के शेयर प्राइस आने वाले कुछ दिनों में गिरेंगे। अब देखो चाहे वो कोई भी रीजन हो, लेकिन आप श्योर हो कि उसके शेयर प्राइस गिरेंगे, तो यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में उस कंपनी के पुट ऑप्शंस बाय कर लोगे। अब देखो पुट ऑप्शन बाय करने का मतलब ये हो गया, मान लो कोई एक कंपनी है जिसका अभी करेंटली शेयर प्राइस चल रहा है 100 रुपए, आपने उसका पुट ऑप्शन बाय कर लिया 100 रुपए पे। आपको यहाँ पर एक प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ेगा, मान लो सपोज करो प्रीमियम अमाउंट 5 रुपए है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 5 रुपए प्रीमियम अमाउंट पे कर दिया और आपने 100 रुपए का उसका पुट ऑप्शन खरीद लिया। अब मान लो जैसा आपने रिसर्च किया था बिल्कुल वैसा ही होता है और 1 महीने बाद उस कंपनी के शेयर प्राइस गिर जाते हैं। सपोज करो उसके शेयर 100 रुपए से 80 रुपए तक पहुंच जाते हैं। अब इस सिचुएशन में आपने देखो पहले से ही पुट ऑप्शन बाय कर रखा था, यानी आपने पहले से ही उस कंपनी के शेयर बेचने का ऑप्शन बाय कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी इस कंपनी के शेयर 100 रुपए में बेच दोगे, मतलब अभी जिस कंपनी की शेयर की वैल्यू 80 रुपए है, आप उसे 100 रुपए में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का। उसमें से आप माइनस कर दो 5 रुपए जो आपने प्रीमियम अमाउंट पे किया था, तो आपको टोटल प्रॉफिट 15 रुपए का होगा एक शेयर पर। और अगर मान लो आपकी प्रेडिक्शन गलत हो जाती है, शेयर प्राइस घटने की जगह बढ़ जाते हैं, 100 रुपए से 110 रुपए हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन में आपने 100 रुपए का पुट ऑप्शन बाय किया था, तो आप वो शेयर जिसकी अभी मार्केट में 110 रुपए की वैल्यू है उसे 100 रुपए में ही बेचोगे। यानी कि आपको 10 रुपए का वो लॉस हुआ और 5 रुपए की जो प्रीमियम अमाउंट की कॉस्ट थी वो भी इसमें जुड़ जाएगी। तो 10 रुपए प्लस 5 रुपए यानी कि आपको 15 रुपए का इस केस में लॉस हो जाएगा। और अगर शेयर प्राइस कुछ नहीं होता, घटता भी नहीं है, बढ़ता भी नहीं है, इस भी सिचुएशन में आपको 5 रुपए का जो आपने प्रीमियम अमाउंट पे किया था उसका लॉस होगा। तो अब आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों ही समझ आ गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भैया ये कैसे पता चलेगा कि कॉल ऑप्शन कब लेना है और पुट ऑप्शन कब लेना है। तो देखो जब आपको लगे कि कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने वाला है तब आपको कॉल ऑप्शन लेना है, और जब आपको लगे कि कंपनी का शेयर गिरने वाला है, उसका प्राइस कम होने वाला है, तब आपको पुट ऑप्शन लेना है। आई होप आपको इसका फंडा क्लियर हो गया होगा। तो ये सब ऑप्शन ट्रेडिंग के बहुत ही जरूरी बेसिक्स थे। आई होप आपको इस वीडियो में आपको ये समझ आ गया होगा कि ऑप्शन बायर कौन होता है, ऑप्शन सेलर कौन होता है, प्रीमियम अमाउंट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। ये सभी बेसिक चीजें आपको पता चल गई होंगी।
तो इन सभी चीज़ों का जिनका आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, अब मैं आपको इनको असलियत में दिखाता हूँ। असलियत में देखते हैं हम ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपने लैपटॉप पे धन से लॉगिन कर लूँगा। ये फटाक से लॉगिन हो जाता है और अब मैं यहाँ पे कोई भी एक शेयर सर्च करूँगा। सपोज करो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टाटा मोटर्स, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। टाटा मोटर्स पे क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखा है ऑप्शन चेन। देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ऑप्शन चेन लिखा रहा है ना, मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करते ही पूरा ऑप्शन चेन खुल जाएगा। यहाँ पर मेरे पास सारी डिटेल्स आ गई टाटा मोटर्स की। सबसे ऊपर ये देखो इसका प्राइस दिखा रहा है, अभी करंट इसका मार्केट प्राइस कितना है वो दिखा रहा है। नीचे यहाँ पे डेट दिखा रहा है, जैसे हमने पहले बात करी थी ना कि प्रॉपर्टी 6 महीने बाद बेच रही हैं या फिर हम 1 महीने बाद शेयर्स को बेच रहे थे, तो हमने एक टाइम सेट किया था। ऐसे ये जो ऑप्शंस हैं उनकी एक्सपायरी डेट दी हुई है। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है 30 नवंबर 2023, तो ये इसकी एक्सपायरी डेट है जिसे एक्सपायर होने में लगभग 29 दिन बाकी हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 29 डेज। ऐसे ही हम दूसरी डेट भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है 28 दिसंबर 2023। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसकी भी एक्सपायरी डेट दिखा देगा कि इसकी एक्सपायरी डेट में भी कितने दिन बाकी हैं। इसके अलावा आप ऐसे 25 जनवरी का भी एक्सपायरी डेट चूज़ कर सकते हो, जिसमें अभी लगभग 85 डेज बाकी हैं। तो हम इस तारीख के ऑप्शंस को खरीद सकते हैं, ठीक है। एक्सपायरी डेज के बगल में देखो लिखा हुआ है मार्केट लोट। अब देखो प्रॉपर्टी तो हमने 1 एकड़ खरीदी थी और मैंने आपको जो शेयर वाला एग्जांपल दिया था उसमें भी हम एक ही शेयर की बात कर रहे थे। अब देखो 5-10 रुपए के प्रॉफिट के लिए तो कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करता नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में ना लोट्स होते हैं। लोट्स में क्या होता है, कई सारे शेयर्स होते हैं। अब ये लोट्स जो होते हैं ना वो अलग अलग शेयर्स के लिए अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है फिक्स नंबर हमेशा इतने रहे, सभी लोट्स में डिफरेंट नंबर होते हैं। अभी फिलहाल देखो इस नंबर को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि टाटा मोटर्स के एक लोट में 1425 शेयर्स हैं। इतनी बात आपको पता चल गई। अब इसके अलावा इसके नीचे देखो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन लिखा हुआ है। कॉल ऑप्शन जब हम लेते हैं जब हमें लगता है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा, और पुट ऑप्शन जब हम लेते हैं जब हमें लगता है कि शेयर का प्राइस नीचे गिरेगा। इसके बीच में देखो लिखा है स्ट्राइक, यहाँ पे लिखा है ना स्ट्राइक प्राइस। मैंने आपको पहले ही बताया था स्ट्राइक प्राइस वो होता है जिसपे हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। जैसे हमने प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल लिया था तो उसमें 10 लाख रुपए हमारा स्ट्राइक प्राइस था। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर ये टाटा मोटर का शेयर लेंगे तो स्ट्राइक प्राइस ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस दिए हुए हैं, ठीक है। अभी करंटली इसका प्राइस देखो इतना चल रहा है और इसके स्ट्राइक प्राइस अलग अलग दिए हुए हैं। मतलब इस स्ट्राइक प्राइस पे भी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, इस पे भी अवेलेबल है। ऐसे जितने भी ये प्राइस दिए हुए हैं उन सब पर हम ऑप्शंस ले सकते हैं। अब देखो इसके अलावा इसके बगल में ना ये देखो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं 9 रुपये 95 पैसे हो गया, 35 रुपये 55 पैसे, 32 रुपये 5 पैसे या फिर 23 रुपये 10 पैसे, यही नंबर्स प्रीमियम अमाउंट होते हैं। अगर आपको कॉल ऑप्शन लेना है तो उसके प्रीमियम अमाउंट इस तरफ लिखे हुए हैं, अगर आपको पुट ऑप्शन लेना है तो उसके प्रीमियम अमाउंट इस तरफ लिखे हैं। अभी कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब देखो अभी इसका करेंटली प्राइस चल रहा है 633.90, यानी कि 633 रुपये अभी इसका करंट प्राइस है। अब मान लो अगर मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में टाटा मोटर्स की कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पर कॉल ऑप्शन लूँगा। तो यहाँ पर मेरे को देखो कॉल ऑप्शन लेने के लिए ना बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस दिए हुए हैं। मैं इन किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ऑप्शन ले सकता हूँ। जैसे मान लो अगर मेरे को लगता है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस 635 रुपये से ऊपर जाएगा और मैं 635 रुपये पे इसका ऑप्शन लेना चाहता हूँ, तो 635 रुपये पे अगर मेरे को इसका कॉल ऑप्शन लेना है तो मेरे को 20 रुपये 40 पैसे प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ेगा। जैसे जैसे इस कंपनी का शेयर प्राइस 635 रुपये से ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे को प्रॉफिट होने लग जाएगा। लेकिन अभी मेरे को इसका कॉल ऑप्शन लेने के लिए पूरे 635 रुपये पे नहीं करने पड़ेंगे, मेरे को सिर्फ 20 रुपये 40 पैसे का एक छोटा सा प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिससे मेरे को ये राइट मिल जाएगा कि मैं 1 महीने बाद यानी कि जब एक्सपायरी डेट आएगी इसकी 30 नवंबर, उस दिन को इस कंपनी के शेयर चाहे खरीदूँ चाहे ना खरीदूँ, ये इस चीज़ का राइट मिल जाएगा मेरे को 20 रुपये 40 पैसे देकर। बाय करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा, इसके प्रीमियम वाले अमाउंट पे जाऊँगा और ये बाय और सेल दोनों के ही ऑप्शन आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप एक ऑप्शन के बायर और सेलर दोनों ही हो सकते हो। तो आप अगर बाय करना चाहते हो तो इस बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सेल करना चाहते हो तो सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसी तरह से अगर आप पुट ऑप्शन लेना चाहते हो तो उसका प्रीमियम अमाउंट इधर लिखा हुआ है। अब देखो इसके बारे में बताने वाली बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अभी अगर मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा तो शायद आप कंफ्यूज होने लग जाओगे, आपके दिमाग में और भी डाउट आने लग जाएंगे। इसलिए अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ये स्ट्राइक प्राइस होता है, ये जो LTP करके लिखा हुआ है वो प्रीमियम वाला अमाउंट होता है, कॉल वाले ऑप्शन इधर होते हैं, पुट वाले ऑप्शन इधर होते हैं, एक्सपायरी डेट इधर दी हुई होती है, करंट प्राइस ये लिखा हुआ। तो बेसिक चीज़ें आपको पता चल गई। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी ज़रूर बनाऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको कॉल और पुट ऑप्शंस के बेसिक क्लियर कर दूंगा। आपको ये भी बता दूंगा कि आखिर ये जो प्रीमियम